जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, संविधान सभा के बारे में हम लोग बात किए। संविधान सभा में हम लोग बात किए हैं कि सदस्यों की संख्या कैसी, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात किए कि संविधान सभा में वास्तव में क्या, जैसे संविधान सभा में आप बताएंगे कि सदस्यों की संख्या के बारे में बात किया। इसके बाद उसमें सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, देशी रियासतों में, ब्रिटिश प्रांत में, इसके बारे में बात हुआ। अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, इसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर इसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो दो लोग थे, बीटी कृष्णाचारी और एच.सी. मुखर्जी थे। और सचिव अगर कहा जाए तो वो H.B.R. अयंगर जी थे। ये सब बारे में बात हुई। इसके बाद प्रारूप समिति के बारे में बात हुई। फिर इसके बाद संविधान कैसे बना इसके बारे में बात हुआ। प्रारूप समिति में ये बताया गया कि मतलब प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, यही मुख्य रूप से ड्राफ्ट तैयार की थी। फिर कैसे कैसे आया, फिर इसके बाद कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद भाग बताया गया था। उस समय अगर मूल संविधान में देखा जाए तो ये कहा गया था कि 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। वर्तमान में लास्ट संख्या वही है अनुच्छेदों की, 395, लेकिन अगर उसको पार्ट के रूप में देखेंगे तो लगभग 450 तक अनुच्छेद हो चुके हैं। और इसके बाद अनुसूचियाँ देखेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और भाग देखेंगे तो 25 भाग हो गए हैं। ठीक, मतलब अंतिम संख्या 22 है, लेकिन उसको डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड का मतलब अंतिम नंबर 22 ही है, लेकिन उसको डिवाइड, उसमें बीच में भाग में कई सारे डिवीजन हुए तो उसमें 22 भाग की जगह 25 हो गए। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जब आएगा तो उसके बारे में बात होगी। फिर इसके बाद हम लोग बात किए प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। प्रस्तावना में हम लोग क्या क्या बात किए। प्रस्तावना में हम लोग सबसे पहले ये बात किए कि प्रस्तावना वास्तव में है क्या। तो ये संविधान का अगर दर्शन देखना हो, फिलॉसफी देखना हो या मुख्य रूप से विचारधारा देखना, तो प्रस्तावना को देख लीजिए, समझ में आ जाता है। इसके बाद प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन द्वारा एक ही बार संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय, और इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए थे, समाजवादी, सोशलिस्ट जोड़ा गया था। इसके बाद अखंडता जोड़ा गया था, इंटेग्रिटी, और इसके बाद एक है धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया था। 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। फिर इसके बाद संविधान के बारे में हम लोग लिख के बताएं कि संविधान में क्या क्या बातें हैं। उसको लिखना नहीं था, केवल सुनना ही था, देखना था। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए, दूसरा वीडियो जो था उसमें हम लोग बात किए, कुछ शब्दों के बारे में बात किए। जैसे प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम लोग क्या मान लिए, संप्रभुता मान लिए। संप्रभुता को इंग्लिश में सोवरेनिटी कहा गया। तो संप्रभुता के बारे में बात किया गया था, संप्रभुता। इसके बाद हम लोग समाजवादी बात किए कि हमारा समाजवाद किस प्रकार का है, किस प्रकार का दृष्टिकोण है। मुख्य रूप से गांधीवादी दर्शन पर मुख्य रूप से जुड़ा हुआ, मार्क्सवादी भी है, गांधीवादी, लेकिन गांधीवादी दर्शन पर ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग बात किए धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, मतलब पंथ उसके धर्म एक बड़ा पक्ष होता है और पंथ उसका छोटा पक्ष है। धर्म का मतलब समान रूप से माना जाता वही है, लेकिन धर्म एक बड़ा पक्ष होता है और पंथ उसका छोटा भाग है। ठीक, तो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये देख चुके हैं। आज हम इसी से आगे थोड़ा सा शब्दों के बारे में देख लेते हैं। तो आप ये सब समझ लीजिए, क्योंकि हम आगे अभी संप्रभुता जब संसद जाएंगे तो वहाँ संप्रभुता पता चलेगी कैसे निर्णय ले रही। समाजवादी हम लोग नीति निर्देशक तत्व में अच्छे से देखेंगे, और धर्मनिरपेक्ष आप मूल अधिकार में अच्छे से देख पाएंगे। तो जब आगे ये भाग है ही, उनको पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से कि जान लेते हैं वास्तव में है क्या। फिर इसके बाद हमको तो आगे पढ़ना ही है ना। ठीक, तो आज हम लोग इसी से आगे चलते हैं। तो कोई परेशानी तो होगी नहीं, आप लोग इससे पहले वाले वीडियो लिखे ही होंगे, कहने की बात है नहीं। तो आप इससे पहले वाले अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, और आज हम उसी से आगे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए 3 शब्द हो गए हैं, कौन कौन सी हुए देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हो गया एक शब्द जिसे संप्रभुता कहा गया।
हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दूसरा हो गया धर्मनिरपेक्ष। 3 हो गए, ठीक। आज हम लोकतांत्रिक, उसी के आगे था लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ये शब्द आपको मतलब याद होगा ना, सबसे पहले वीडियो में बताया गया था। याद नहीं तो लेकिन आप जान लीजिए कि होता क्या है, ठीक। तो आज हम लोग जो है चौथा देखते हैं। तो चौथा क्या था हमारा? चौथा हमारा था लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक नाम तो सुनते रहते हैं, लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र देश है, भारत एक लोकतंत्र देश है। तो लोकतंत्र का मतलब होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं ना। इसे कहते हैं, अगर इंग्लिश में कहा तो डेमोक्रेटिक कह लीजिए। ठीक। तो लोकतंत्र कई सारी व्यवस्थाएं हैं, आप थोड़ा देखिए, कई सारी संस्था। लोकतंत्र भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं बॉडी ही है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होती है। राज्य होगा, राज्य को चलाने के लिए संविधान होगा, सरकार होगी। जब सरकार का मतलब यही होगा कि रेगुलेट कर रही समाज को, समाज को चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसी बॉडी हो जो समाज को नियंत्रण करे। नहीं लोग क्या हो जाएंगे, अराजकता में आ जाएंगे, मतलब अराजक हो जाएंगे, इधर उधर करने लगे। मतलब सबको अगर पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे ही दी जाए तो जिसके मन में जो आएगा वो करेगा। तो इससे क्या होगा, समाज की एक व्यवस्था बन नहीं पाएगी, देश नहीं बन पाएगा। सब लोग मान लेते हैं कुछ एक छोटा सा भाग इधर भाग रहा है, छोटा सा भाग इधर बन रहा है। तो इसके लिए एक बॉडी चाहिए, एक राज्य चाहिए। राज्य जब बनेगा तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई सरकार चाहिए, चाहिए ही ना, ठीक है। जब चाहिए सरकार चाहिए। सरकार क्या होती है, लोगों से तैयार ही होती है। लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, उसमें लोग ही तो होते हैं, लेकिन शक्ति उनके पास होती है। जो लोग होंगे सरकार में उनके पास शक्ति होगी पर्याप्त मात्रा में इतनी शक्ति होगी कि वो देश आसानी से चल सके। तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें से एक व्यवस्था है लोकतांत्रिक। एक समाजवादी है, जिसे आप देखेंगे सोशलिस्ट है। आप चीन के देख लीजिए, ठीक है। साम्यवादी वो कम्युनिस्ट के पास अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, मतलब समाजवादी का एक अगला स्तर है। कम्युनिस्ट होता है, समाजवादी, साम्यवादी होता है। आपको पहले ही बताया गया है कि जैसे जो समाजवादी है उसका अगला स्तर होता है साम्यवादी। तो समाजवादी देश अगर आप देखेंगे रूस है, आप देखेंगे रूस समाजवादी पर है। जब क्रांति हुई थी 1917 में, तो इसी तर्ज पर हुई थी कि समाजवाद की स्थापना करना है। इसका जो अगला स्तर होता है वो है साम्यवादी। तो समाजवाद का अगला स्तर ही होता है समाजवाद, साम्यवादी। साम्यवादी है चीन है, मतलब इसके आसपास है। पूरी तरीके से तो कोई देश नहीं है साम्यवादी, लेकिन हाँ इसके आसपास चीन को रख सकते हैं, ठीक। तो समाजवादी से एक तानाशाही मान ले सकते हैं। आप उत्तर कोरिया जानते ही हैं, तो एक व्यवस्था अगर आप देखेंगे तानाशाही। तो इस प्रकार कई सारी व्यवस्थाएं हैं, राजतंत्र होता है। तो इसमें क्या होता है, तानाशाही में एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता होती है, ठीक है। राजतंत्र में भी मुख्य रूप से एक व्यक्ति के हाथ में मतलब होती राजा, उसमें राजा सर्वप्रमुख होता है। राजा या रानी जो भी होगा वो सर्वप्रमुख होगा, उसी के अनुसार उस राज्य का संचालन होगा। समाजवादी में भी क्या होगा, एक सरकार होगी जो जिसके पास पर्याप्त मात्रा में शक्ति होगी, जिसमें एक बार सरकार को चुन लिया जाता है, मतलब जनता चुनती है, लेकिन चुनने के बाद पूरी शक्ति उसी के पास होती है। फिर इसके बाद उस प्रकार के अधिकार नहीं होते जिस प्रकार लोकतंत्र में होते हैं, ठीक है। तो साम्यवादी उसी का अगला स्तर है। देश के लिए तो काम किया ही जाता है। इसमें क्या होती है, एक बॉडी चुनती है। बॉडी का मतलब ये होगा कि अगर चीन की बात लें, साम्यवादी के आसपास है, पूरी तरीके से तो नहीं है लेकिन अपने आप को कहते हैं तो मान लेते हैं। तो साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट जो देश होते हैं, कंट्री होती है, वो क्या है, वहाँ पास जो सरकार होगी वो चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन एक बार चुन जाने के बाद फिर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे भारत में धरना दिए, प्रदर्शन दिए, सरकार गिरा दी, ऐसा हो सकता है। लेकिन वहाँ पास एक बार सरकार बन गई तो जितने समय के लिए बनी है फिर वही बनी रहती है, ठीक है। तो कई सारी व्यवस्थाएं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जिसमें अधिकार मिलते हैं लोगों को तो वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक अकेली ऐसी व्यवस्था है जहाँ पास सभी व्यक्तियों को बुद्धिमान समझा जाता है, ठीक है। और सारी व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं है, ना तो साम्यवादी, ना समाजवादी, ना तानाशाही, ना राजतंत्र। ये ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सभी लोगों को बुद्धिमान समझे। ये लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सभी लोग, कोई भी व्यक्ति हो, उसको बुद्धिमान माना जाता है, ठीक है। आप देखेंगे मतदान की शक्ति दी ही जाती है। 324 अगर 25 देखेंगे, 326 अनुच्छेद हम लोग जब पहुँचेंगे तब देखेंगे ही, लेकिन हाँ मुख्य रूप से उसमें बात की गई है, ठीक।
तो लोकतंत्र आप समझ पाए तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र मतलब एक व्यवस्था है। क्या होती है? किसी देश या स्टेट या कोई भूमि को चलाने के लिए एक व्यवस्था ही है। ठीक, एक व्यवस्था। जिस प्रकार तानाशाही समाजवादी है, उसी प्रकार लोकतंत्र भी एक व्यवस्था है जो भारत में लागू है। भारत में हो गया, अमेरिका में हो गया, ये सब लोकतांत्रिक देश ही है। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब सबसे ज़्यादा अधिकार होगा, लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में अधिकार होंगे, ये चीज़ है। तो इसमें शक्ति के केंद्र कौन होते हैं? जनता होती है। शक्ति का स्रोत जो होंगे वो जनता होगी। शक्ति का स्रोत जो होगी वो जनता होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको लिख लीजिए आप, शक्ति का स्रोत जनता के पास होते हैं। शक्ति जो देती है वो जनता ही देती है। जनता का मतलब यहाँ पास पीपल से है। ठीक है, क्योंकि ये शब्द आप लिखिए जनता ही ठीक है, लेकिन इसमें पहले बहुत विवाद था, लेकिन अब तो नहीं। तो शक्ति का स्रोत जनता है। जनता का मतलब यहाँ पास पीपल हो गया। ठीक है, या लोग हो गए, जो भी व्यक्ति हो गए, लोगों से है। ठीक है, व्यक्तियों से है, व्यक्तियों है, क्योंकि एक व्यक्ति तो है नहीं। तो शक्ति का स्रोत समझ रहे हैं कौन होगा? जो जनता होगी। जो जैसे भारत में है तो भारत की जनता क्या होगी? शक्ति का स्रोत। शक्ति स्रोत का मतलब सरकार को कौन भेजती है? जनता ही चुनती है, और जनता चुनकर सरकार मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो बहुमत में आते हैं, संसद या विधानमंडल में जो बहुमत में आए। अगर देश की बात करें तो संसद में जो बहुमत में आएंगे, प्रतिनिधि चुन के भेजें, जिस पार्टी के सदस्य सबसे ज्यादा होंगे, मतलब बहुमत में आए। ज्यादा का मतलब हो गया बहुमत में आए। आधे से अधिक सीट यदि आई तो वो क्या होंगे? पार्टी शासन करेगी। ठीक, तो उसी अनुसार तो जनता चुनती है, प्रतिनिधियों को चुनती है, वो प्रतिनिधि आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक, तो लोकतंत्र में क्या होती है? जो शक्ति का केंद्र होता है या शक्ति का स्रोत होता है, वो क्या होते हैं? वो वहाँ की जनता होती है। तो भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब शक्ति किसके हाथ पर है? जनता के हाथ पर है। कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लिए। ठीक, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। दो लोकतंत्र मतलब दो भागों में अगर डिवाइड किया जाए तो लोकतंत्र दो प्रकार के हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और एक होता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, इसको आप इसी रूप में लिखते जाइएगा। इसे इंग्लिश में अगर कहें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसे कहेंगे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आप लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मालूम हुई होगा। डायरेक्ट मतलब सीधे तौर पर यदि कोई चुना जाता है। लोकतंत्र में वह व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को सीधे तौर पर चुनती है। जो सरकार पर बैठते हैं उसको सीधे तौर पर चुनेगी, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा कि सरकार को जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, अप्रत्यक्ष रूप से वो चुने जाते हैं, लेकिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यहाँ भी प्रतिनिधि जनता चुनती है, यहाँ भी चुनती है, लेकिन यहाँ से सरकार सीधा बनती है। यहाँ से सरकार क्या होती है? सीधा जनता द्वारा बनती है। इसमें सरकार जो बनती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो सीधा नहीं बनती है, वो प्रतिनिधियों का चयन करती है। प्रतिनिधि संसद में जाते हैं, और संसद में जिस सदस्य के मतलब जिस पार्टी की क्या होगी बहुमत होगा, वो सरकार बनाती है। ठीक, तो हम लोग प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। इसमें हम लोग प्रतिनिधि चयन करते हैं। अब प्रतिनिधि क्या होते हैं? संसद जाते हैं, और संसद में जिस पार्टी का बहुमत होता है वो पार्टी सरकार बनाती है। ठीक, इसमें क्या होता है? हम लोग सीधे तौर पर चुन लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग सीधे तौर पर सरकार बनाती है। इसमें क्या होगा? जनता सरकार को भी सीधे तौर पर चुनती है कि ये सरकार बनेगी, सीधी बात है। जो वहाँ के प्रमुख होगा ये होंगे, हम लोग तय करते हैं। इसमें हम लोग प्रमुख को तय नहीं करते हैं, इसमें हम लोग प्रतिनिधियों को तय करते हैं। वो प्रतिनिधि आपस में मिलकर अपने प्रमुख को तय करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री इस समय मान लेते हैं मोदी जी हैं, तो जो मोदी जी हैं इनको हम लोग नहीं चुने, हम लोग प्रतिनिधियों को चुने। जो सांसद हुए होंगे किसी इलाके में, जो भी
सांसद होंगे, उन सांसदों को हम चुने और ये सांसद आपस में मिलकर प्रधानमंत्री को चुने। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया है, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो ऐसा ही होता है, लेकिन आज मतलब वर्तमान समय में ये हो रहा है कि किसी व्यक्ति के कारण पार्टी जीत रही, ना कि पार्टी के कारण कोई व्यक्ति बन रहा है। तो वो इस समय मान सकते हैं कि सेंटर में है, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सेंटर में है। इसके बाद जो प्रतिनिधि हैं वो बाद में आते हैं। इसमें प्रतिनिधि उनको नहीं चुन रहे हैं, वो इनको चुन रहे हैं। ठीक, चलिए, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ में आया। इसमें क्या होती है, जनता की सीधे भागीदारी होती है। सरकार बनाने में जनता की सीधे भागीदारी, इसमें लिखिए सरकार बनाने में जनता की सीधे भागीदारी, जनता की सीधे भागीदारी होती है। ठीक, दारी होती है। और अप्रत्यक्ष लोक में क्या होती है, सीधे भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, सीधे भागीदारी नहीं, सीधे भागीदारी नहीं, जनता की सीधे भागीदारी नहीं होती सरकार बनाने में। इसमें क्या होता है, प्रतिनिधियों को चुनते हैं, फिर प्रतिनिधि सरकार, मतलब जो सरकार के मंत्री होंगे या उसके प्रमुख को वो प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार बनाने में जनता की सीधे भागीदारी होती है, इसमें सीधे भागीदारी नहीं होती है। इसमें क्या होगा, हम लोग प्रतिनिधि चुने, मान लेते हैं कि इस समय बीजेपी पार्टी, बीजेपी मतलब बहुजन समाज, सॉरी जो भाजपा है, मान लेते हैं भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय मान लेते हैं कि केंद्र में है। और भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए की सरकार, तो ये सरकार प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं वो बीजेपी से हैं। तो ये सरकार इस समय बहुमत में है। तो इसका मतलब जो भी प्रतिनिधि हैं इनके, ये प्रतिनिधि क्या हुए, आपस में मिलकर प्रधानमंत्री जी को कि ये प्रधानमंत्री ठीक है, इनको बनाना चाहिए, तो ये ऐसे बनते। लेकिन इस समय ऐसा नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री के कारण ही सब लोग जीत रहे हैं। लेकिन वास्तव में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे ही होता है कि क्या होते हैं, हम लोग प्रतिनिधियों को चुने और वो प्रतिनिधि आपस में मिलकर देश के प्रमुख को चुनते हैं। और वो देश का प्रमुख क्या करता है, अपने मंत्रिमंडल बनाता है। एक बार प्रमुख चुन गया, फिर जो पार्टी के सदस्य होंगे उनमें से कुछ व्यक्तियों को चुनकर वो मंत्रिमंडल का सदस्य बनाता है। और ये मंत्रिमंडल पूरी, जब प्रधानमंत्री उसमें के प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री प्रमुख है और जो मंत्री होते हैं ये आपस में मंत्रिमंडल है। और ये मंत्रिमंडल क्या होती है, कार्यपालिका है। और कार्यपालिका ये क्या करती है, संचालन करती है। इसे को सरकार कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे भागीदारी किसकी नहीं होगी, जनता की नहीं होगी। ठीक है, सरकार बनाने में जनता की सीधे भागीदारी नहीं होगी। यहाँ प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा, यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, प्रतिनिधियों का चयन जनता करती है, लेकिन सीधे भागीदारी सरकार बनाने में जनता की नहीं होती है। इतना लिखना है इसमें। ठीक, ठीक है, और इसमें इतना लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। टफ करें, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में नहीं है। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र हर जगह संभव भी नहीं है। इसके कई सारे गुण अभी हम लोग देख रहे हैं, इसके कई सारे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हर स्थान पर संभव नहीं है। इसके लिए अभी हम देख लेंगे कि कुछ विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं के कारण क्या होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, समझ जाएंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो समझ में आ ही रहा है जो बताया गया, इतना लिख लिए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में उसकी विशेषताएं देख लेते हैं, फिर इसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखते हैं जो भारत में लागू। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं नहीं है विश्व में, वास्तव में कहीं नहीं है। लेकिन एक दो देश कहा जाए तो स्विट्जरलैंड जैसे देश में कहा जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आसपास है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, पूरी तरीके से संभव भी नहीं है। क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अभी हम लोग देख रहे हैं, उससे संभव हो भी नहीं सकता कि जो भी विशेषताएं इसकी हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के लिए ये होना चाहिए, तो उसमें ऐसे बिंदु हैं या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं कि उससे संभव नहीं हो पाता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो भारत में है ही है, अमेरिका में है, ये सब जगह है ही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रफ करें। ठीक, तो थोड़ा सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखते हैं, फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ बिंदु थोड़ा देखते हैं। बिंदु का मतलब आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट
डेमोक्रेसी। इसके आप कहें तो इसमें कुछ विशेषताओं को अगर आप देखना चाहें तो इसमें अगर पहली विशेषताएं आप देखेंगे तो क्या है कि इसमें क्या होती है, सरकार क्या होती है, जनता खुद सरकार बनाती है, ठीक है। जनता सीधे तौर पर सरकार को चुनती है और जब इच्छा होती है सरकार को वापस बुला सकती है। इसमें जब इच्छा होगी सरकार बना भी सकती है, जब इच्छा होगी सरकार को हटा भी सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। जनता की इच्छा है तो सब लोग मिलकर क्या करेंगे, सभी लोग आपस में सहमति बनाकर सरकार को हटा सकते हैं और सभी लोग आपस में सहमति बनाकर सरकार बना सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होती है, हटाना और सरकार को क्या करना, बनाना और हटाना। हटाना का मतलब सरकार बैठेगी क्या, और हटाना और उसमें सत्ता देना, दोनों किसके हाथ में है, जनता के हाथ में होता है, ठीक है। पहली विशेषता आप ये समझ लीजिए कि सरकार अगर बनेगी तो सब लोग सर्वसम्मति से, जितने लोग होंगे वहाँ पास वो सब लोग आपस में मिलकर क्या कहेंगे कि सरकार बनेगी। अधिकारी होंगे या कोई भी अधिकारी भी होगा बैठेगा तो वो सरकार जनता की सहमति से ही बैठेंगे, फिर जब इच्छा होगी वो वापस बुला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए शब्द चलता है वापस बुलाना, रिकॉल कहते हैं, वापस बुलाना, रिकॉल, ठीक। तो वापस बुलाना का मतलब यही हुआ कि बैठा देंगे लेकिन जब इच्छा होगी आप सही से काम नहीं किए तो उसी दिन आपको हटा देंगे, ठीक है। जैसे हमारे में क्या होते हैं, हम लोग एक बार चुन लिए तो हम लोग नहीं हटा सकते, वो प्रतिनिधि होंगे वो ही हटा सकते हैं। हम लोग फिर सीधे तरीके से भाग ले ही नहीं सकते क्योंकि एक बार हम चुनने के बाद 5 साल तक फिर शांत रह सकते हैं। मतलब अगर हम धरना देंगे, कोई बहुत मान लेते हैं कोई कानून ऐसा है जो ठीक नहीं है तो धरना दिया जाए, आंदोलन शुरू हो जाए, तब तो सरकार गिरेगी। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग नहीं हटा सकते, वो प्रतिनिधि ही हटाएंगे, ठीक है, जो देश के प्रमुख होंगे, देश के प्रमुख को। तो सरकार हो गया, पहले ये हो गया कि सरकार को हटा सकती है। दूसरा, यदि कोई एक्ट बनाना हुआ, मान लेते हैं कि कोई कानून बनाना हुआ, एक्ट, कानून, तो सब लोग मिलकर क्या करेंगे, आपस में मिलकर सर्वसम्मति से, क्या होते हैं, सर्वसहमति से कानून को पारित कर सकते हैं कि हाँ ये कानून लाना चाहिए। कि सब लोग क्या होंगे, जितने भी वहाँ सदस्य होंगे वो सदस्य क्या करेंगे, आपस में कहेंगे कि एक्ट लाना है। एक्ट लाने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कोई भी संबंध में, मान लेते हैं महिलाओं से संबंधित कोई कानून लाना है तो देश के लिए आवश्यक है कि महिलाओं से संबंधित कोई कानून लाना है। तो देश वाले जितने भी जनता होंगे, जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और ये मिलकर क्या करेंगे, ये तय करेंगे कि महिलाओं से संबंधित कानून लाना चाहिए। जब सब लोग सहमत हो जाते हैं तब वहाँ की सरकार क्या होती है, उस संबंध में कानून बना देती है, ठीक है। तो सीधे तौर से कानून भी बनवा सकती है, किससे, सरकार से सीधे तौर पर कानून कौन बनवाएगी, वहाँ की जनता। जैसे हम लोग कानून नहीं बना सकते, हम लोग का मतलब जहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में अगर मान लें तो हम लोग की कानून नहीं ऐसे बनवा सकते, वो संसद तय करती है कि कौन से कानून देश के हित में है, फिर उस अनुसार कानून बनाती है और फिर इसके बाद वो सही है या गलत है उसके पक्ष या विपक्ष में उसके बाद की बात है। लेकिन हम लोग सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते थे ये कानून बनाओ, ये कानून बनाओ या वो कानून बनाओ, ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ पास यदि कानून बनाना हुआ तो वो लोग सीधे तौर पर बना सकते हैं। या कानून हो गया, आप ऑर्डिनेंस ले लीजिए, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस हो गया, अध्यादेश, अध्यादेश भी लाना हुआ, अध्यादेश भी लाना होता है तब भी क्या होता है, वहाँ के लोग सब लोग मिलकर, देखिए कानून, अध्यादेश भी एक प्रकार के कानून होता है लेकिन उस समय जिस समय विधायिका बैठी नहीं होती है, विधायिका जब नहीं बैठी होती है उस समय होता है, लेकिन ये कानून होता है। लेकिन जब विधायिका बैठती है तो फिर इसी अध्यादेश को पारित करा लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कानून की तरह होता है। हम लोग आगे बात करेंगे। 123 भारत में अगर अनुच्छेद देखेंगे तो 123 में राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही है, लेकिन जिस समय सत्र में संसद नहीं रहती है, संसद की बैठक नहीं होती है, सत्र अवसान रहता है, तो उस समय क्या होता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। उसी प्रकार अध्यादेश क्या है, एक प्रकार से कानून ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं आप हो गया। या प्लेबिसाइट होता है, प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह कराया जाता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो प्लेबिसाइट कहते हैं, प्लेबिसाइट, ठीक।
प्लेबिसाइट में क्या है, जनमत संग्रह। किसी सार्वजनिक मुद्दे पर यदि विवाद है तो उसमें सब लोग मिलकर आपस में सहमति बनाकर क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जनमत संग्रह हो जाता है। जैसे आप जब आज़ाद हो रहा था देश, तो जूनागढ़ जो रियासत है, जूनागढ़ क्या थी उस समय शामिल नहीं हो रही थी, तो वहाँ पास क्या कराया गया था, वहाँ पास जनमत संग्रह कराया गया था, मतलब पटेल जी के मतलब अध्यक्षता में ही कहा जाए तो उस समय जनमत संग्रह हुआ। फिर जनमत संग्रह में भारत की तरफ ज़्यादा वोट पड़े, पाकिस्तान मतलब जूनागढ़ क्या थी, जूनागढ़ कह रहा था हम पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन वो भारत में मतलब पटेल जी कह रहे थे नहीं भारत में रहेंगे, वहाँ की जनता भी भारत में ही रहना चाह रहे थे। फिर बाद इसके बाद क्या हुआ, वहाँ की जितनी जनता थी वो आपस में वोटिंग किए कि कहाँ रहना है, तो सबसे ज़्यादा वोट पड़े कि भारत में ही रहना है, तो भारत में सम्मिलित कर लिया गया जूनागढ़ को। उसी प्रकार जनमत संग्रह क्या होता है, किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर जिस पर विवाद हो उस पर जनता की राय आपस में बनाकर फिर उसको फैसला किया जाता है, ठीक, तो उसी प्रकार जनमत संग्रह होता है। अब ये बताइए, इसमें सब लोग क्या होते हैं, जनता की भागीदारी सीधे होती है। अगर जनमत संग्रह कराना है तो सब लोग की आवश्यकता है, ऑर्डिनेंस लाना तो सब लोग मिलकर, एक्ट लाना है, सरकार बनाए तो सब लोग सीधे तौर पर मिलकर भागीदारी करते हैं। यदि कुछ भी करना हो, एक्ट बनाना हो तो सब लोग मिलकर सहमति से कहेंगे कि ये कानून बनेगा, फिर उसको सरकार बनाएगी। तो अब ये बताइए, जहाँ कम जनसंख्या होगी ये वहीं होगा, क्योंकि भारत में अब मान सकते हैं अगर 140 करोड़ जनसंख्या है, भारत की अगर जनसंख्या की बात करें, मान लेते हैं अभी जनगणना हुई नहीं, देखिए ठीक है, जनगणना नहीं है, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, लगभग इसी के आसपास अनुमान के अनुसार बता रहे हैं। जनगणना अभी शुरू भी नहीं हुई है, 2023 है, अप्रैल चल रहा है, लेकिन अभी जनगणना शुरू नहीं हुई है। अब देखिए कब शुरू होती है, ठीक, 2023 होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात, क्योंकि हर 10 वर्ष में होता है, लेकिन 2021 में होनी चाहिए, 2 साल होने वाले हैं, तो अभी वो शुरू हुआ नहीं। जब शुरू नहीं हुआ, 3 साल लगते हैं लगभग जनगणना करने में, तो 2026-27 हो जाएगा, 2031 में फिर करवाना है, तो लग नहीं रहा है कि ये जनगणना होगी, ठीक है, ठीक। तो अब ये बताइए, 130 करोड़ जनसंख्या है, अब 130 करोड़ जनसंख्या में सार्वजनिक मुद्दे पर या कोई भी एक्ट लाना हो गया तो सहमति बन पाएगी, कभी जीवन में नहीं बन पाएगी। अगर कि आप थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए भी कहा जाए कि पूरे देश को 1-1 मिनट बोलना है, तो 140 करोड़ जनसंख्या 1-1 मिनट बोलेगी, तो वो कभी ऑर्डिनेंस आ पाएगा या कोई एक्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, संभव भी नहीं है। बड़ी अगर कोई लोकतंत्र है जो जनसंख्या के आधार पर बड़ा है तो वहाँ पर संभव भी नहीं है। ये कहाँ संभव होगा, जहाँ जनसंख्या कम होगी। इसी प्रकार आप मान सकते हैं कि इसी के आसपास स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड कहा जाता है कि यहाँ पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पूरी तरीके से नहीं है लेकिन हाँ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अगर अधिकतम कहा जाए तो 1 करोड़ होगा, ठीक है, अगर 1 CR होगा 1 करोड़ मान सकते हैं, और यहाँ 140 करोड़ है, तो आप समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं संभव है जहाँ जनसंख्या कम होगा। तो जनसंख्या कम है, आसानी से क्या हो गया, निर्णय ले लिया, निर्णय लेकर कोई भी चीज़ पारित करवा लिया, लेकिन ये जहाँ पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा वहाँ तो संभव है भी नहीं, ठीक है, इसीलिए भारत हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पास है भी नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रफ करें। भारत पीछे नहीं कर रहा है, पूरा यूरोप को मिला देंगे तब भी इतनी जनसंख्या नहीं होगी, तो भारत इसमें तो पीछे नहीं है ना, मतलब साथ में साथ चल रहा है। चलिए ठीक, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ में आया, इसको लिख लेंगे, ये चारों पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, चारों का मतलब 3 ही है, ऑर्डिनेंस और एक्ट एक ही मानिएगा आप लोग, इसको एक ही मान लीजिएगा, एक्ट और ऑर्डिनेंस लगभग एक नहीं है, अलग अलग होते हैं, लेकिन इसी में सम्मिलित कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों चीज अलग हैं, जब हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे, आर्टिकल 123 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, मंत्रिमंडल के कहने पर, कार्यपालिका के कहने पर ही करता है, और ये कब जारी होता है, भारत की संदर्भ में देखें तो जब संसद सत्र पर नहीं रहती है, तब कोई मुद्दा होता है जिसमें कानून की आवश्यकता होती है, तो उस पर ऑर्डिनेंस लाया जाता है। इसके बाद जब संसद सत्र में बैठती है, जब उसका संचालन होता है, तो फिर से उस ऑर्डिनेंस को पास कराया जाता है, तब वो कानून के रूप में आता है, नहीं तो 6 सप्ताह में समाप्त हो जाता है, ठीक। ये आर्टिकल 123 में लिखा हुआ, हम लोग वहाँ देखेंगे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ में आए, आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या,
बता दिया गया। जनता इसमें सीधे भागीदारी नहीं करती, केवल प्रतिनिधियों का चयन करती है। प्रतिनिधि आपस में मिलकर सरकार मतलब देश का प्रमुख कौन होगा वो चुनते हैं। हम लोग जैसे सांसद चुनते हैं, सांसद आपस में मिलकर जो जिस पार्टी की बहुमत होगा संसद में, वो सांसद आपस में मिलकर फिर देश के प्रमुख को चुन लेते हैं। ठीक है, जैसे बीजेपी मान लेते हैं बहुमत में आई, तो बीजेपी पार्टी के जितने भी सांसद थे ये आपस में मिलकर के कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो बना दिया गया। मतलब बना दिया गया, वो पहले से ही घोषित थे, तो पहले से पार्टी पहले से घोषणा की रहती है। अब तो यही होता है, पार्टी पहले से ही घोषणा की रहती है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। जब पार्टी पहले से घोषणा नहीं की होती है तो इसके बाद प्रतिनिधि आपस में चुनते हैं। जब पहले ही पार्टी चुनाव से पहले ही पार्टी ये घोषणा की है कि प्रधानमंत्री ये बनेंगे, तो उसी अनुसार जब पार्टी जीतती है तो वो बन भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब पार्टी पहले से ही घोषणा कर देती है। केवल भारत में नहीं, हर स्थान पर, आप अमेरिका में भी देखेंगे तो पार्टी पहले ही घोषणा कर देती है कि राष्ट्रपति कौन होगा। अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति कौन होगा पहले ही पार्टी घोषित की रहती है। इसलिए जैसे ही पार्टी जीतती है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति या देश का प्रमुख निर्वाचित होता है, चुना जाता है। ठीक, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ में आए। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हम प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, सरकार मंत्रिमंडल का चयन नहीं करते, हम लोग प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, सांसदों का चयन करते हैं देश के स्तर पर करें तो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी ये हो गया। इसमें आप कह सकते हैं दो प्रकार के, एक होता है आप कह सकते हैं संसदीय प्रणाली, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में संसदीय प्रणाली, एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक, अब ये क्या है, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली क्या है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली क्या है, इसमें क्या होता है कि जो संसदीय प्रणाली में देश का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इसमें आप ये मानिए जो पीएम होगा वो देश का प्रमुख है। इसमें जो होगा प्रेसिडेंट, जो होगा प्रेसिडेंट, इसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, इसमें राष्ट्रपति होगा जिसे प्रेसिडेंट कह सकते हैं। ठीक, यहाँ क्या होंगे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर होंगे जो प्रमुख होंगे, और यहाँ कौन होगा, अध्यक्षीय प्रणाली में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति क्या होंगे, प्रमुख होंगे देश के। ठीक, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। अगर आप संसदीय प्रणाली देखना हो तो भारत तो है ही, ब्रिटेन है, कुछ अंतरों के साथ हम लोग देखेंगे संघात्मक संविधान है भारत में, यहाँ ब्रिटेन में एकात्मक संविधान है, भारत में संघात्मक है, तो हम लोग उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो अध्यक्षीय प्रणाली जैसे आप यूएसए ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका जिसकी बात करते हैं, तो वहाँ पास पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो यहाँ पास प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्रेसिडेंट देश का प्रमुख होता है, और यहाँ पास प्राइम मिनिस्टर देश का प्रमुख होता है। चाहे आप ब्रिटेन देखेंगे वहाँ भी इस समय जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं, और भारत में नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और यहाँ पास आप जानते हैं जो बाइडेन है प्रेसिडेंट है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इसमें परेशानी तो नहीं है, चलिए कोई परेशानी नहीं। ठीक, रफ करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, और संसदीय प्रणाली हो या अध्यक्षीय प्रणाली हो, वहाँ पास लोकतंत्र होता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आसानी से क्या हो सकता है, राजनीति में भाग ले सकता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र में होता है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ जो सामाजिक लोकतंत्र होता है, आप इसमें समझ लीजिए तीनों प्रकार के, भारत के संदर्भ में देखें तो तीनों प्रकार के लोकतंत्र इसमें सम्मिलित है। आप राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और ये हो गया सामाजिक लोकतंत्र। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भीमराव अंबेडकर जी कहें अगर ये तीनों होगा तो वो लोकतंत्र वास्तव में एक सफल लोकतंत्र होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहें कि राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं होना चाहिए, वहाँ आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए।
जब ये होगा तभी वास्तव में एक लोकतंत्र अच्छा लोकतंत्र होगा। ठीक, तो जब भीमराव अम्बेडकर जी कहें तो जो सामाजिक लोकतंत्र में कहा गया है कि इसमें समानता जैसे सम्मिलित होना चाहिए। अभी हम लोग समानता क्या है आगे देखेंगे ही, क्योंकि प्रस्तावना में समानता है और हमारा समानता मूल अधिकारों में भी दिया गया है। स्वतंत्रता हो गया, इसमें बंधुत्व हो गया। ठीक है, ये तत्व तो सम्मिलित होने चाहिए, तीनों तत्व सम्मिलित होगा। किसमें सम्मिलित होगा? यदि सामाजिक लोकतंत्र में सम्मिलित होगा तब वो लोकतंत्र में, यदि ये तीनों तत्व सम्मिलित होगा तो वो सामाजिक लोकतंत्र होगा। और बिना सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। ये भीमराव अम्बेडकर जी कहें कि सामाजिक लोकतंत्र को साथ साथ लेकर ही राजनीतिक लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ठीक है, चलिए तो रफ करें अब ना। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पांचवें में। अब क्या देखेंगे, क्या क्या बात कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब हम लोग थोड़ा लोकतंत्र हो गया, इसके बाद गणराज्य शब्द है तो गणराज्य देख लेते हैं। रिपब्लिक क्या है? गणराज्य इंग्लिश में इसे अगर कहें तो इसे कहेंगे रिपब्लिक। क्या कहेंगे? रिपब्लिक कहेंगे। ठीक, गणराज्य इसे रिपब्लिक मान लीजिए। ठीक है, तो रिपब्लिक है क्या सबसे पहले देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो लोकतंत्र समझ में है। अब गणराज्य देखते हैं। गणराज्य वो देश होते हैं जहाँ पर देश का जो प्रमुख होगा, सर्वोच्च प्रमुख होता है, वो प्रतीकात्मक रूप से ही हो, लेकिन जो सर्वोच्च प्रमुख होगा वो क्या होना चाहिए? वो चुना जाना चाहिए। वो चुनकर यदि पहुंचेगा तो वो देश क्या होगा? गणराज्य में आएगा। ठीक है, यदि वो चुनकर नहीं पहुंचा है, वंशानुगत पहुंच गया है, वंश के आधार पर पहुंच गया है, तो वो गणराज्य नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति है, देश का प्रमुख हुआ, मतलब शक्ति प्रधानमंत्री के पास वास्तव में होती है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब उनके नाम पर ही सारे कार्य होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति उनके पास है नहीं। क्योंकि अनुच्छेद हम जब 74 देखेंगे, आर्टिकल 74 देखेंगे, उसमें संशोधन करके स्पष्ट रूप से लिखवा दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री के सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, अपने से कार्य नहीं करेगा। तो भारत में या कोई भी संसदीय प्रणाली में जो देश का प्रमुख होता है वो मंत्रिमंडल के सहमति से ही कार्य करता है, उसके सलाह पर ही कार्य करता है, स्वतः नहीं कार्य करता है। तो गणराज्य में क्या होगा? जो देश का प्रमुख है उसे चुना जाना चाहिए। अब देश का प्रमुख अगर संवैधानिक रूप से प्रमुख मान ले तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या होता है? चुनकर जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाता है। इसलिए क्या है? भारत एक गणराज्य है। ठीक है, रिपब्लिक है, कोई दिक्कत नहीं। रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है ना। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में या कोई भी देश में यदि कोई देश का प्रमुख चुनकर जाता है तो वो देश रिपब्लिक देश कहलाता है, रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। गणराज्य समझ में आया? थोड़ा सा लिख लें। ठीक, गणराज्य क्या है? देश का प्रमुख चुनकर जाए। देश का प्रमुख चुनकर जाए। ठीक, जैसे अपने यहाँ एग्जाम्पल राष्ट्रपति को लिख लीजिए। राष्ट्रपति, ठीक है, इस समय राष्ट्रपति कौन है हमारे यहाँ? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो वो क्या हुए? चुनकर जाते हैं। लेकिन भारत में क्या है? जो देश का प्रमुख है वो चुनकर जाए, और भारत में है अप्रत्यक्ष रूप से जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाता है। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट
अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। भारत में अगर देखें, भारत के संदर्भ में ये बात हो रही, अमेरिका में तो सीधा चुनकर जाता है, ठीक। तो देश का प्रमुख जो हो वो चुनकर जाए, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख भारत में जो संवैधानिक प्रमुख वो राष्ट्रपति है, ठीक है। जब राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे काम इनके नाम से किए जाएंगे, लेकिन इनके पास शक्ति नहीं है, ठीक है। कुछ शक्तियों को छोड़कर जो विवेकाधीन है उसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक मुख्य रूप से राष्ट्रपति के संदर्भ में, यह अनुच्छेद 71 72 भी है, तो उसके बारे में हम लोग वहीं देखेंगे। मतलब वहीं देखने का मतलब जब आगे बढ़ेंगे तो सब साथ ही देखते चले जाएंगे। इसके बाद जैसे प्रस्तावना समाप्त होगी हम लोग भाग 1 में जाएंगे, जहाँ संघ एवं राज्य क्षेत्र है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी तो पहुँचेंगे। भाग 5 में कार्यपालिका है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति हम लोग देखें, संघ सरकार है, संघ सरकार में कार्यपालिका में राष्ट्रपति हम लोग देखेंगे, ठीक। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से अगर चुनकर जाता है तो आर्टिकल अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति के चुनने के लिए, आर्टिकल आप 2 आर्टिकल देखिए आप, आर्टिकल 54 55 2 आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें ये हुआ कि कौन चुनेगा, और इसमें है चुनने की प्रक्रिया बताई गई आर्टिकल 55 में, तो हम लोग वहाँ देखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। भाग 5 में है संघ सरकार, संघ सरकार में कार्यपालिका का एक भाग है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 52 से 62 तक है, तो उसमें से आर्टिकल 54 और 55 किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है कि राष्ट्रपति को कौन कौन चुनेगा और उसकी चुनने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं, प्रतिनिधि क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री को चुना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है, वो प्रधानमंत्री को भी तो सांसद चुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को चुनने के लिए सांसद जो बहुमत में आई हुई पार्टी होती है वो चुनती है, जबकि राष्ट्रपति को कौन चुनता है, राष्ट्रपति को सभी लोग जितने प्रतिनिधि होते हैं वो लोग आपस में चुनते हैं, ठीक है। वो आपस में मिलकर फिर जिस राष्ट्रपति हम लोग देखेंगे वहीं पर, इसमें थोड़ा सा इस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार आदेश ज़्यादा हो जाए तो हो जाएगा, यहाँ पास ऐसा नहीं होता। वहाँ पास एकल हस्तांतरणीय प्रणाली चलती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। यहाँ पर वोट क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वहाँ मतलब प्रणाली अलग है, बढ़िया प्रणाली है लेकिन थोड़ा सा अलग है, हम लोग वहीं देखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अभी बिल्कुल परेशान मत रहिए, आप केवल इतना जानिए देश का जो प्रमुख होता है वो चुनकर जाए, तो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से जाया जाता है, ठीक है। वो किस में देखना, वो आर्टिकल 55 और 54 और 55 में देख सकते हैं, ठीक है। 54 में बताया गया है कि कौन चुनेगा, और 55 में बताया गया है चुनने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो जैसे ये कहाँ है, जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए हो गया, भारत में ये सभी क्या है, रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, यहाँ पास चुन के जा रहे हैं, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जा रहा है, लेकिन चुना जा रहा है, वो वंशानुगत नहीं है। आप ऐसा है क्या कि एक ही परिवार के सदस्य बनते चले जा रहे हैं राष्ट्रपति, ऐसा तो नहीं है। हमारे 1950 से आप देखिए, 1947 से देख लीजिए, 1952 में देखेंगे तो चुनाव हुआ था, उससे पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए थे, राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। 1951 लास्ट और 52 शुरुआत में जब चुनाव हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति फिर बने ही, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने ही 2 बार, फिर इसके बाद आगे देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, इसके बाद धीरे धीरे वी गिरी हो गए, मतलब कई सारे लोग बने थे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आगे धीरे धीरे अब्दुल कलाम जैसे आए, फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रणब मुखर्जी आए, फिर इसके बाद आप प्रतिभा सिंह पाटिल जी को देखेंगे, और अब द्रौपदी मुर्मू हो गया, रामनाथ कोविंद जी, ये सभी क्या है, एक परिवार से संबंधित नहीं है, अलग अलग परिवारों से संबंधित है। यदि वंशानुगत यदि किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति या उस देश के प्रमुख के रूप में यदि वंशानुगत रूप से बैठ जाएंगे तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। जैसे ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ठीक। अगर आप ब्रिटेन को करेंगे तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड की बात हो रही, ठीक। ये रिपब्लिक नहीं है, ठीक है, रिपब्लिक ब्रिटेन नहीं है, रिपब्लिक क्या है, भारत रिपब्लिक है, यूएसए रिपब्लिक है, ठीक है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। तो गणराज्य समझ में आया, ठीक है। आज इतना ही काफ़ी है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे जैसे न्याय के बारे में बात करेंगे। न्याय जो जस्टिस है वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में ये भी तो दिया है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, समानता है, स्वतंत्रता है, इसको भी देख लेंगे, बंधुत्व है, विचार है, व्यक्ति है, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कल लगभग समाप्ति हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
ये समझ में आए? ठीक है, कल मिले। ओके, पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, जैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा और हम लोग मिलेंगे कल इसी के आगे से। ठीक, ओके।